नमस्कार दोस्तों, आपका इस वीडियो में स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग यूपी पीसीएस और आरओ से रिलेटेड टेस्ट सीरीज सॉल्व कर रहे हैं और इस टेस्ट सीरीज से हम लोगों ने 50 क्वेश्चन कर चुके हैं। ओके, और अब नेक्स्ट 50 क्वेश्चन हम लोग इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो टाइम को बिना वेस्ट किए आगे बढ़ते हैं और आप लोगों से एक विनम्र निवेदन है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। ओके, और एक अत्यंत महत्वपूर्ण सूचना यह भी है कि डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दिया गया है। आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें ताकि इस वीडियो का पीडीएफ आप लोगों को मिल सके। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, माइट्रोकांडिया जीन थेरेपी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। पहला है, इसका उपयोग माइटोकॉन्ड्रिया रोगों की वंशानुक्रम निरंतरता को रोकने के लिए किया जाता है। और दूसरा कथन है, इसका उपयोग थ्री पेरेंट बेबी के विकास हेतु किया जा सकता है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुने। ऑप्शन ए केवल एक, ऑप्शन बी है केवल दो, ऑप्शन सी है एक और दो दोनों, और ऑप्शन डी है ना तो एक और ना ही दो। माइट्रोकांडिया रिप्लेसमेंट थेरेपी, इस तकनीक में यह सुनिश्चित करने के लिए एक जटिल प्रक्रिया शामिल है कि जैविक माता पिता दोनों के अनुवांशिक सामग्री लेते समय शिशु को स्वस्थ माइट्रोकांडिया विरासत में प्राप्त हो। तो इस प्रकार जो कथन एक है वो सही हो जाएगा। ओके, जैविक माता जिसे माइट्रोकांडिया बीमारी है अपने अंडे प्रदान करती है जो जैविक पिता के शुक्राणु द्वारा निषेचित होते हैं। इसके अतिरिक्त इस प्रक्रिया में स्वस्थ माइट्रोकांडिया वाली एक अलग महिला दाता शामिल होती है। तो इस प्रकार जो कथन दो है वो भी सही हो जाएगा इसमें। ओके, तो इसमें एक और दो दोनों सही है, तो सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मांसपेशियां किसकी सहायता से हड्डियों से जुड़ी होती हैं। ऑप्शन ए एरियोल, ऑप्शन बी है वासम ऊतक, ऑप्शन सी है कांड्रा, और ऑप्शन डी है एपिथेलियल। कांड्रा जो है वो अस्थियों से मांसपेशियों को जोड़ता है। कांड्रा मजबूत और सीमित लचीलेपन वाले रेशेदार ऊतक होते हैं। तो इस प्रकार इसमें सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, मांसपेशियां कांड्रा की सहायता से हड्डियों से जुड़ी होती हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेडियम का मैक्सिकन तरंग किसका उदाहरण है। ऑप्शन है अनुप्रस्थ तरंग, ऑप्शन बी है अनुदैर्ध्य तरंग, ऑप्शन सी है दोनों अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य तरंग, और ऑप्शन डी है विद्युत चुंबकीय तरंग। अनुप्रस्थ तरंग जो है वो यांत्रिक तरंगों की गति में माध्यम के घटक दोलन करते हैं। यदि माध्यम के घटक तरंग की गति की दिशा के लंबवत दोलन करते हैं तो ऐसी तरंग को हम अनुप्रस्थ तरंग कहते हैं। स्टेडियम में मैक्सिकन तरंग जो है वो अनुप्रस्थ तरंग का उदाहरण है। तो इस प्रकार इसमें ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुफर कोशिकाएं कहाँ पाई जाती हैं। ऑप्शन ए वृक्क, ऑप्शन बी है यकृत, ऑप्शन सी है थायराइड, और ऑप्शन डी है क्षुद्रांत। कुफर कोशिकाएं जो है वो यकृत में पाई जाती हैं। तो इस प्रकार इसमें बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, कुफर कोशिकाएं जो है वो यकृत में पाई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले ब्लैक होल की भविष्यवाणी की थी। ऑप्शन ए जॉन अर्चिबाल्ड व्हीलर, ऑप्शन बी है जॉन मिशेल, और ऑप्शन सी है आइंस्टीन, और ऑप्शन डी है सत्येंद्र नाथ बोस। जॉन मिशेल पहले ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने गुरुत्वाकर्षण, पलायन वेग और प्रकाश के बीच संबंध स्थापित किए जिससे ब्लैक होल की जानकारी का मार्ग प्रशस्त हुआ। ओके, तो इस प्रकार इसमें बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ब्लैक होल की भविष्यवाणी जो है वो जॉन मिशेल ने सर्वप्रथम किया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत आवेश की अंतरराष्ट्रीय मात्रक इकाई है। ऑप्शन ए एम्पियर, ऑप्शन बी है वोल्ट, ऑप्शन सी है वाट, और ऑप्शन डी है कूलाम। विद्युत आवेश का एसआई मात्रक जो है वो कूलाम है। ओके, तो इस प्रकार डी इज द राइट आंसर हो जाएगा इसमें। और आवेश को हम लोग क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं और आवेश का जो मान होता है वो 6 × 10⁻⁻18 होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी क्षार धातु नहीं है। ऑप्शन है लिथियम, ऑप्शन बी है सोडियम, ऑप्शन सी है पोटेशियम, और ऑप्शन डी है मैग्नीशियम। क्षार धातु जो है वो आवर्त सारणी के कॉलम 1A के सभी तत्व शामिल है। ओके, जिसमें हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रूबिडियम, सीजियम और फ्रांसियम है। ये सभी क्षार धातु होते हैं। ओके, तो इस प्रकार इसमें डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। मैग्नीशियम जो है वो क्षार धातु नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। प्राकृतिक प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले एसिड स्रोत। ऑप्शन है मेथनोइक अम्ल नींबू, ऑप्शन बी है एसिटिक अम्ल सिरका, ऑप्शन सी है टाइट्रिक अम्ल इमली, और ऑप्शन डी है ऑक्जेलिक अम्ल टमाटर। सिलिका में एसिटिक अम्ल पाया जाता है, तो इस प्रकार जो बी है वो सही हो जाएगा, ये सही सुमेलित है। ओके, नींबू में जो है वो उसमें साइट्रिक अम्ल पाया जाता है नींबू में, तो इस प्रकार जो ऑप्शन ए है वो गलत हो जाएगा, ये सुमेलित नहीं है। ओके,
तो इसमें सुमेलित कौन सा नहीं है ये ज्ञात करना, तो ए इज द राइट आंसर हो जाएगा इसमें। ओके, नींबू में साइट्रिक एसिड पाया जाता है, ना कि मेथेनोइक एसिड। ओके, मेथेनोइक एसिड जो है वो चींटी का डंक या बिच्छू के डंक में पाया जाता है। तो इस प्रकार इसमें ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम है। ऑप्शन ए सोडियम बाइकार्बोनेट, ऑप्शन बी है पोटेशियम कार्बोनेट, ऑप्शन सी है कैल्शियम कार्बोनेट और ऑप्शन डी है जिंक ऑक्साइड। बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम जो है वो सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट है। ओके, तो इस प्रकार इसमें ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। बेकिंग सोडा का जो रासायनिक नाम है वो सोडियम बाइकार्बोनेट है और इसका जो फार्मूला होता है वो NaHCO3 बेकिंग सोडा का फार्मूला होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जानवर पराश्रव ध्वनि उत्पन्न कर सकते हैं। ऑप्शन ए डॉल्फिन, ऑप्शन बी है चमगादड़, ऑप्शन सी है हाथी और ऑप्शन डी है ए और बी दोनों। 20 किलो हर्ट्ज से अधिक आवृत्ति की ध्वनि को पार्श्व ध्वनि या पराध्वनि कहते हैं। डॉल्फिन, चमगादड़, परापाइन ये पराध्वनि उत्पन्न कर सकते हैं। ओके, तो इसमें ए और बी दोनों सही है, तो डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। डॉल्फिन और चमगादड़ जो है वो पराश्रय ध्वनि उत्पन्न कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंता उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र ITCZ के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। अब पहला कथन है, यह विषुवत वृत्त पर स्थित एक उच्च दाब क्षेत्र है जहां व्यापारिक हवाएं एकत्रित होती हैं। और दूसरा कथन है, दिसंबर में ICTZ 20 डिग्री नॉर्थ से 25 डिग्री नॉर्थ अक्षांश के आसपास स्थित होती है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनें। ऑप्शन ए एक और दो दोनों, ऑप्शन बी है केवल एक, ऑप्शन सी है केवल दो और ऑप्शन डी है ना तो एक और ना ही दो। विषुवत वृत्त पर स्थित अंतर उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र एक निम्न वायुदाब वाला क्षेत्र है। इस क्षेत्र में व्यापारिक पवनें मिलती हैं, अतः इस क्षेत्र में वायु ऊपर उठने लगती है। तो इस प्रकार जो कथन एक है वो गलत हो जाएगा। ओके, यह एक निम्न वायुदाब वाला क्षेत्र है, ना कि उच्च दाब वाला। ओके, तो इस प्रकार जो कथन एक है वो गलत हो जाएगा। जुलाई के महीने में ITCZ 20 से 25 डिग्री उत्तरी अक्षांश के आसपास गंगा के मैदान में स्थित हो जाता है। तो इस प्रकार जो कथन दो है वो भी गलत हो जाएगा। ये दिसंबर में नहीं बल्कि जुलाई के महीने में 20 से 25 डिग्री अक्षांश पर आसपास में स्थित होता है। ओके, इस प्रकार इसमें डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस वर्षा से, इस नहीं किस किस वर्षा से केरल, यहाँ किस होना चाहिए, किस वर्षा से केरल और आसपास के क्षेत्रों में काफी के फूल खिलते हैं, जिसे कहा जाता है। ऑप्शन है मैंगो सावर, ऑप्शन बी है ब्लास्म सावर, ऑप्शन सी है नार्वेस्टर और ऑप्शन डी है लू। ब्लास्म सावर जिसे फूलों वाला बौछार भी कहते हैं, ब्लास्म सावर को। ओके, इस वर्षा से केरल व निकटवर्ती कहवा उत्पादन क्षेत्र में कहवा के फूल खिलते हैं। तो इस प्रकार इसमें बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, ब्लास्म सावर से केरल और उसके आसपास के क्षेत्र में काफी के फूल खिलते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस बंदरगाह को अरब सागर की रानी के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए कोची बंदरगाह, ऑप्शन बी है मुंबई बंदरगाह, ऑप्शन सी है मारमगांव बंदरगाह और ऑप्शन डी है कांडला बंदरगाह। कोची बंदरगाह जो है वो यह वेम्बनाड कायाल के शीर्ष पर स्थित अरब सागर की रानी के रूप में लोकप्रिय है। यह एक प्राकृतिक बंदरगाह है। तो इस प्रकार ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, अरब सागर की रानी के रूप में कोची बंदरगाह को जाना जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूगा घाट स्थित है। ऑप्शन ए हिमाचल प्रदेश में, ऑप्शन बी है अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन सी है लद्दाख और ऑप्शन डी है जम्मू कश्मीर। पूगा घाटी जो है वो साल्ट लेक घाटी से लगभग 22 किलोमीटर दूर लद्दाख के दक्षिण पूर्व भाग में चांगथांग घाट में स्थित है। तो इस प्रकार सी द राइट आंसर हो जाएगा इसमें। ओके, पूगा घाटी जो है वो लद्दाख में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे भारत में जनसंख्या की स्थिर वृद्धि की अवधि कहा जाता है। ऑप्शन ए 1901 से 1921, ऑप्शन बी 1921 से 1951, ऑप्शन सी 1951 से 1981 और ऑप्शन डी 1981 से 2000। 1921 से 1951 के अवधि को जनसंख्या की स्थिर वृद्धि की अवधि के रूप में जाना जाता है। तो इस प्रकार इसमें बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित राज्यों पर विचार कीजिए और उनके जनगणना 2011 के अनुसार जनसंख्या घनत्व के घटते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। पहला है महाराष्ट्र, दूसरा है पश्चिम बंगाल, तीसरा है केरल और चौथा है उत्तर प्रदेश। पश्चिम बंगाल की जनसंख्या घनत्व जो है वो 1028 है। ओके, महाराष्ट्र की जनसंख्या घनत्व जो है वो 365 है और केरल की जो जनसंख्या घनत्व है वो
860 है। 860 केरल की जनसंख्या घनत्व है और उत्तर प्रदेश की जो जनसंख्या घनत्व है वो 829 है। तो इस प्रकार सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व पश्चिम बंगाल में है, फिर केरल में है, फिर उत्तर प्रदेश में, फिर महाराष्ट्र में। तो इस प्रकार 2, 3, 4, 1 इज द राइट आंसर हो जाएगा। तो इसमें बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य चावल की 3 फसलें उगाता है जिन्हें औस, अमन और बोरो कहा जाता है? ऑप्शन है महाराष्ट्र, ऑप्शन बी है पंजाब, ऑप्शन सी है पश्चिम बंगाल और ऑप्शन डी है गुजरात। भारत में अधिकांश लोगों का खाद्यान्न चावल है या उष्ण आर्द्र कटिबंधीय फसल है तथा इसकी 3000 से अधिक किस्में हैं जो विभिन्न कृषि जलवायु प्रदेशों में उगाई जाती हैं। ओके, दक्षिण राज्यों तथा पश्चिम बंगाल में जलवायु अनुकूलता के कारण एक ही कृषि वर्षा में चावल की 2 अथवा 3 फसलें बोई जाती हैं। पश्चिम बंगाल में किसान चावल की 3 फसलें उगाते हैं जिसे औस, अमन और बोरो कहा जाता है। तो इस प्रकार इसमें सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा नदी महाराष्ट्र में प्रभावित होता है? ऑप्शन ए वैतरणी, ऑप्शन बी इंद्रणी, ऑप्शन सी है कन्हार और ऑप्शन डी है वंशधारा। इंद्रणी नदी का जो उद्गम स्थल है वो महाराष्ट्र के लोनावाला के पास सह्याद्री पर्वतमाला में पूर्वंडे से होता है। तो इस प्रकार इसमें बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, ये महाराष्ट्र से होकर प्रभावित होती है इंद्रोणी नदी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का उपयोग कर सही उत्तर चुने। सूची 1 में है धातु और सूची 2 में है अयस्क। बॉक्साइट जो है वो एल्युमिनियम का अयस्क है। बॉक्साइट जो है वो एल्युमिनियम का अयस्क है। तो ए का 4 से सुमेलित हो जाएगा। ओके, और आयरन का जो अयस्क है वो सिडेराइट है। तो इस प्रकार बी का 3 से सुमेलित हो जाएगा। ओके, तांबा का जो अयस्क है वो मैलाकाइट है। तो सी का 2 से सुमेलित हो जाएगा। जिंक का जो अयस्क है वो स्पेलराइट है। तो इस प्रकार डी का 1 से सुमेलित हो जाएगा। 4, 3, 2, 1, 4, 3, 2, 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा इसमें। तो इसमें डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कायांतरिक सेल का उदाहरण है? ऑप्शन है बलुआ कासम, ऑप्शन बी क्वार्टजाइट, ऑप्शन सी ग्रेनाइट और ऑप्शन डी है पेग्माटाइट। सेल जो होता है वो पृथ्वी की पर्पटी या चट्टानों से मिलकर बनी होती है। सेल का निर्माण एक अथवा एक से अधिक खनिजों से मिलकर होता है। सेल कठोर अथवा नरम तथा भिन्न रंगों का हो सकता है। ओके, सेल 3 प्रकार के होते हैं, अग्नेय सेल, अवसादी सेल और कायांतरिक सेल। कायांतरिक सेल का निर्माण पहले से मौजूद चट्टानों के रूप में परिवर्तन से होता है जिसमें समेकित सेल में पुनः क्रिस्टीकरण होता है। इनको तृतीय सेल भी कहते हैं और इसके उदाहरण जो है वो सिल्क, निस, क्वार्टजाइट, संगमरमर आदि है। ओके, तो इस प्रकार इसमें बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। बलुकास में जो है वो अवसादी सेल का उदाहरण है। ओके, ग्रेनाइट और पेग्माटाइट जो है वो अग्नेय सेल का उदाहरण है। तो इसमें बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। कायांतरिक सेल का उदाहरण जो है वो क्वार्टजाइट है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनें। सूची 1 में है अनुच्छेद और सूची 2 में है उसके उपबंध। ओके, तो अनुच्छेद 163, अनुच्छेद 163 में राज्यपाल को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद का उपबंध किया गया है। ओके, तो इस प्रकार मंत्रिपरिषद का उपबंध जो है वो 2 में है। तो ए का 2 से सुमेलित हो जाएगा। ओके, और अनुच्छेद 153, अनुच्छेद 153 में राज्यों के राज्यपाल का उपबंध है। राज्यों के राज्यपाल का उपबंध अनुच्छेद 153 में है। तो बी का 3 से सुमेलित हो जाएगा। ओके, अनुच्छेद 169, अनुच्छेद 169 में राज्यों में विधान परिषदों का उत्साधन और सृजन का उपबंध है। तो इस प्रकार सी का 1 से सुमेलित हो जाएगा। ओके, और अनुच्छेद 172 में राज्यों के विधानमंडलों की अवधि है। तो इस प्रकार इसमें डी का 4 से सुमेलित हो जाएगा। ओके, तो 2, 3, 1, 4, 2, 3, 1, 4 किसमें 2, 3, 2, 3, 1, 4। तो इसमें सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक सीएजी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला है, राज्यों से संबंधित प्रतिवेदनों को सीएजी द्वारा भारत के राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है। और दूसरा है, सीएजी को सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की तरह ही उनके पद से हटाया जा सकता है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुने। ऑप्शन ए 1 और 2 दोनों, और ऑप्शन बी है ना तो 1 और ना ही 2, ऑप्शन सी है केवल 1 और ऑप्शन डी है केवल 2। सीएजी यानी भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक भारत के संविधान के तहत एक स्वतंत्र प्राधिकरण होता है। वह भारतीय लेखा परीक्षक और लेखा विभाग का प्रमुख और सार्वजनिक धन का मुख्य संरक्षण होता है। ओके, संविधान के अनुच्छेद 148 से
अनुच्छेद 148 से 151 जो है वो सीएजी से संबंधित है। ओके। अनुच्छेद 148(1) में भारत का एक नियंत्रक महालेखा परीक्षक होगा, जिसको राष्ट्रपति अपने हस्ताक्षर और मुद्रा सहित अभिपत्र द्वारा नियुक्त करेगा तथा उसे उसके पद से केवल उसी रीति से एवं उन्हीं अधिकारों पर हटाया जाएगा जिस रीति से जिन अधिकारों पर उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाया जाता है। तो इस प्रकार जो कथन 2 है वो सही हो जाएगा। ओके। यह अनुच्छेद 148(1) में कहा गया है। ओके। और अनुच्छेद 151(2) में किसी राज्य के लेखाओं संबंधित प्रतिवेदन को उस राज्य के राज्यपाल के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा, जो उसके राज्य के विधान मंडल के समक्ष रखवाएगा। तो इस प्रकार जो कथन 2 है वो गलत हो जाएगा। राज्य से संबंधित प्रतिवेदन जो है वो सीएजी भारत के राष्ट्रपति के समक्ष नहीं बल्कि उस राज्य के राज्यपाल के समक्ष प्रस्तुत करेगा। ओके। यह अनुच्छेद 151 में कहा गया है, 151(2) में कहा गया है। ओके। तो इसमें केवल 2 सही है, तो डी इज द राइट आंसर हो जाएगा इसमें। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य विधानसभा के अध्यक्ष के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला है, यदि अध्यक्ष विधानसभा का सदस्य नहीं रहता है तो वह अपना पद रिक्त कर देगा। और दूसरा है कथन है, जब अध्यक्ष अथवा उपाध्यक्ष को पद से हटाने का कोई संकल्प विचाराधीन है तब वह पीठासीन नहीं होगा। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुने। ऑप्शन ए 1 और 2 दोनों, ऑप्शन बी है ना तो 1 और ना ही 2, ऑप्शन सी है केवल 1 और ऑप्शन डी है केवल 2। अनुच्छेद 178 राज्य विधानसभा का अध्यक्ष अथवा उपाध्यक्ष, प्रत्येक राज्य का विधानसभा अपने 2 सदस्यों को अपना अध्यक्ष और उपाध्यक्ष चुनेगा। अनुच्छेद 179 ए में कहा गया है कि विधानसभा के अध्यक्ष अथवा उपाध्यक्ष के रूप में पद धारण करने वाले सदस्य यदि विधानसभा का सदस्य नहीं रहा तो उसे अपना रिक्त पद करना होगा। तो इस प्रकार जो कथन 1 है वो सही हो जाएगा। ओके। और अनुच्छेद 181 के तहत कहा गया है कि जब अध्यक्ष अथवा उपाध्यक्ष को पद से हटाने का कोई संकल्प विचाराधीन है तब वह पीठासीन नहीं होगा। तो इस प्रकार जो कथन 2 है वो भी सही हो जाएगा। तो इसमें 1 और 2 दोनों सही, तो ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस आयोग ने अन्य पिछड़ा वर्ग को 27% आरक्षण की अनुशंसा की? ऑप्शन है मंडल आयोग, ऑप्शन बी है अंतर आयोग और ऑप्शन सी है सरकारिया आयोग और ऑप्शन डी है कोठारिया आयोग। मंडल आयोग, इसकी अध्यक्षता बीपी मंडल द्वारा की गई थी। मंडल आयोग अथवा दूसरा सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन वर्ष 1979 में किया गया था, जिसका उद्देश्य भारत में सामाजिक अथवा शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग की पहचान करना था। ओके। रिपोर्ट के अनुसार देश की कुल आबादी में 52% हिस्से अन्य पिछड़ा वर्ग का है। अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण का आंकड़ा 27% पर सीमित कर दिया गया है। तो इस प्रकार इसमें ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके। 27% आरक्षण की अनुशंसा जो है वो मंडल आयोग ने किया था। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नगर पालिका के सभी चुनाव आयोजित किए जाते हैं। ऑप्शन है भारत निर्वाचन आयोग द्वारा, ऑप्शन बी है राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा, ऑप्शन सी है राज्य विधायिका द्वारा और ऑप्शन डी है जिला प्रशासन द्वारा। नगर पालिकाओं का जो चुनाव है वो अनुच्छेद 243 जेड ए 243 जेड ए के तहत आयोजित किया जाता है। नगर पालिकाओं के सभी चुनाव का आयोजन जो है वो राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा किया जाता है, वो भी अनुच्छेद 243 जेड ए के तहत। ओके। तो इस प्रकार इसमें बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धन विधेयक के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला कथन है, इसे संसद के किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है। और दूसरा कथन है, इसे राज्यसभा द्वारा संशोधित या अस्वीकार किया जा सकता है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुने। ऑप्शन ए है 1 और 2 दोनों, ऑप्शन बी है ना तो 1 और ना ही 2, ऑप्शन सी है केवल 2 और ऑप्शन डी है केवल 1। धन विधेयक भारतीय संविधान के अनुच्छेद 109 में कहा गया है कि धन विधेयक राज्यों की परिषद या राज्यसभा में प्रस्तुत नहीं किया जाएगा। तो इस प्रकार जो कथन 1 है वो गलत हो जाएगा। ओके। यह अनुच्छेद 109 में कहा गया है कि धन विधेयक को राज्यों के परिषद या राज्यसभा में प्रस्तुत नहीं किया जाएगा। ओके। धन विधेयक को राज्यसभा द्वारा संशोधित या अस्वीकार नहीं किया जा सकता। ओके। तो इस प्रकार इसमें दूसरा भी कथन जो है वो गलत हो जाएगा। धन विधेयक को राज्यसभा द्वारा संशोधित या अस्वीकार नहीं किया जा सकता। ओके। तो इसमें 1 और 2 दोनों गलत है, तो इस प्रकार बी इज द राइट आंसर हो जाएगा इसमें। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन लोकसभा का पहला दलित अध्यक्ष था? ऑप्शन है कांसीराम, ऑप्शन बी है जीएमसी बालयोगी, ऑप्शन सी है पीएल पुनिया और ऑप्शन डी है बंगारू लक्ष्मण। 1998 में जीएमसी बालयोगी ब्राह्मी लोकसभा अध्यक्ष के सबसे युवा और पहले दलित अध्यक्ष बने। तो इस प्रकार इसमें बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके।
पहले दलित अध्यक्ष जो हैं वो GMC बालयोगी हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 का हिस्सा नहीं है? ऑप्शन ए आश्रय का अधिकार, ऑप्शन बी है विदेश यात्रा करने का अधिकार, और ऑप्शन सी है निष्पक्ष सुनवाई का अधिकार, ऑप्शन डी है आत्महत्या का अधिकार। जो आत्महत्या का अधिकार है वो अनुच्छेद 21 का हिस्सा नहीं है, तो इस प्रकार इसमें डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, आत्महत्या का अधिकार प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार नहीं है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यों की परिषद में सदस्यों के नामांकन की विशेषताएं कहां से ली गई हैं? ऑप्शन ए संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान, ऑप्शन बी कनाडा का संविधान, ऑप्शन सी आयरलैंड का संविधान, और ऑप्शन डी है ऑस्ट्रेलिया का संविधान। आयरलैंड के संविधान से राज्य के नीति निर्देशक तत्व, राज्यसभा के लिए सदस्यों का नामांकन और राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति लिया गया है, तो इस प्रकार इसमें सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, राज्यों की परिषद में सदस्यों के नामांकन का जो विशेषता है वो आयरलैंड की संविधान से लिया गया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति की वित्तीय शक्ति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला है धन विधेयक केवल इसकी पूर्व अनुमति से ही संसद में प्रस्तुत किया जा सकता है, और दूसरा कथन है इसकी सिफारिश के बिना अनुदानों का कोई मांग नहीं की जा सकती। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। ऑप्शन ए एक और दो दोनों, ऑप्शन बी है ना तो एक और ना ही दो, ऑप्शन सी है केवल दो, और ऑप्शन डी है केवल एक। भारत के राष्ट्रपति की वित्तीय शक्तियां और कार्य जो है वो धन विधेयक राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से ही संसद में प्रस्तुत किया जा सकता है, तो इस प्रकार जो कथन एक है वो सही हो जाएगा। ओके, अनुदान की कोई भी मांग राष्ट्रपति के सिफारिश के बिना नहीं की जा सकती, तो इस प्रकार इसमें कथन दो है वो भी सही हो जाएगा। ओके, तो इसमें एक और दो दोनों सही है, तो ए इज द राइट आंसर हो जाएगा इसमें। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्द्रता के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला है निरपेक्ष आर्द्रता वायु की प्रतिशत इकाई मात्रा में जलवाष्प का भार है, और दूसरा कथन है महासागरों के ऊपर सापेक्ष आर्द्रता सबसे कम होती है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। ऑप्शन ए केवल दो, ऑप्शन बी है केवल एक, ऑप्शन सी है ना तो एक और ना ही दो, और ऑप्शन डी है एक और दो दोनों। वायु में मौजूद जलवाष्प को आर्द्रता कहते हैं। मात्रात्मक दृष्टि से इसे निम्न प्रकार से व्यक्त किया जा सकता है, निरपेक्ष आर्द्रता और सापेक्ष आर्द्रता। निरपेक्ष आर्द्रता वह होती है जो वायुमंडल में मौजूद जलवाष्प की वास्तविक मात्रा है। यह वायु के प्रति इकाई आयतन में जलवाष्प का भार है, और इसे ग्राम प्रति घन मीटर के रूप में व्यक्त किया जाता है, तो इस प्रकार जो कथन एक है वो सही हो जाएगा इसमें। ओके, सापेक्ष आर्द्रता वह है जो किसी दिए गए तापमान पर अपनी पूरी क्षमता की तुलना में वातावरण में मौजूद नमी का प्रतिशत है। यह महासागरों के ऊपर अधिक और महाद्वीपों के ऊपर सबसे कम होता है, तो इस प्रकार जो कथन दो है वो गलत हो जाएगा। महासागरों के ऊपर सापेक्ष आर्द्रता जो है वो सबसे अधिक होता है। ओके, तो इसमें केवल एक इज द राइट आंसर हो जाएगा, तो बी इज द राइट आंसर हो जाएगा इसमें। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोपेन के जलवायु वर्गीकरण में निम्नलिखित में से कौन सा कूट अक्षर उष्णकटिबंधीय मानसून का प्रतिनिधित्व करता है? ऑप्शन ए एफ, ऑप्शन बी है BSH, ऑप्शन सी है AM, और ऑप्शन डी है CS। कोपेन के जलवायु वर्गीकरण में AM जो है वो उष्णकटिबंधीय मानसून का प्रतिनिधित्व करता है, तो इस प्रकार इसमें सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा गैस प्रमुख ग्रीन हाउस गैस है? पहला है नाइट्रस ऑक्साइड, दूसरा है मीथेन, तीसरा है जलवाष्प, और चौथा है कार्बन डाइऑक्साइड। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ऑप्शन ए केवल दो, ऑप्शन बी है एक और चार दोनों, ऑप्शन सी है केवल एक दो और चार, और ऑप्शन डी है एक दो तीन और चार। ग्रीन हाउस गैस में कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड और जलवाष्प शामिल होते हैं, तो इस प्रकार इसमें चारों ग्रीन हाउस गैस है, तो इसमें डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेशम कीटों के पालन को कहा जाता है? ऑप्शन है एपीकल्चर, ऑप्शन बी है हार्टिकल्चर, ऑप्शन सी है सेरीकल्चर, और ऑप्शन डी है फ्लोरिकल्चर। रेशम कीटों के पालन को सेरीकल्चर कहा जाता है। ओके, तो इस प्रकार सी इज द राइट आंसर हो जाएगा इसमें। एपीकल्चर जो है वो मधुमक्खी पालन को एपीकल्चर कहते हैं, और फ्लोरिकल्चर जो है वो फूलों की खेती को फ्लोरिकल्चर कहते हैं। हार्टिकल्चर जो है वो पादप कृषि की वह शाखा है जो बागवानी फसलों, आमतौर पर फलों, सब्जियों और सजावट पौधों से संबंधित है, तो इस प्रकार इसमें सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। रेशम पालन को सेरीकल्चर कहते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइक्रोप्लाज्मा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला है ये केवल प्राणियों के लिए रोगजनक होते हैं। दूसरा कथन है ये ऐसे जीवधारी हैं जिनमें कोशिका भित्ति का पूर्णता अभाव होता है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनें।
ऑप्शन ए केवल एक, ऑप्शन बी है केवल दो, ऑप्शन सी है एक और दो दोनों, और ऑप्शन डी है ना तो एक और ना ही दोनों। माइक्रोप्लाज्मा ये ऐसे जीवधारी हैं जिनमें कोशिका भित्ति का पूर्णतः अभाव होता है। तो इस प्रकार इसमें जो कथन दो है वो सही हो जाएगा। ओके, कई माइक्रोप्लाज्मा प्राणियों और पादपों के लिए रोगजनक होते हैं। तो इस प्रकार जो कथन एक है वो गलत हो जाएगा। ये केवल प्राणियों नहीं बल्कि पादपों के लिए भी रोगजनक होते हैं। ओके, तो इसमें केवल दो इज द राइट आंसर हो जाएगा, तो बी इज द राइट आंसर हो जाएगा इसमें। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वानर नहीं है, एपी नहीं है? ऑप्शन ए गिबन, ऑप्शन बी गोरिल्ला, और ऑप्शन सी है लंगूर, और ऑप्शन डी है आरंगुटान। लंगूर एशियाई बंदरों की कई प्रजातियों को दिया जाने वाला सामान्य नाम है। इसकी पूंछ लंबी होती है। ये वानर नहीं है, ये उपकुल कोलोबिनी से संबंधित है। तो इस प्रकार इसमें सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। लंगूर जो है वो वानर नहीं है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सर्प प्रकृति में विषैला नहीं है? ऑप्शन ए कोबरा, ऑप्शन बी है वाइपर, ऑप्शन सी है करौत, और ऑप्शन डी है पाइथन। सर्पों को आमतौर पर विषैला और गैर विषैला में वर्गीकृत किया गया है। हालांकि कहा जाता है कि विश्व भर में सर्पों की लगभग 3500 प्रजातियां पाई जाती हैं, लेकिन उनमें से लगभग 25% ही विषैली होती हैं। इनमें से पाइथन जो है वो गैर विषैला सर्प है। पाइथन को अजगर भी कहा जाता है। तो इस प्रकार डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, यह विषैला नहीं है, यह सर्प अजगर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अखिल भारतीय थोक मूल्य सूचकांक का संशोधित आधार वर्ष है? ऑप्शन है 2010-11, ऑप्शन बी 2011-12, ऑप्शन सी 2014-15, और ऑप्शन डी है 2015-16। थोक मूल्य सूचकांक WPI या थोक व्यवसायों द्वारा अन्य व्यवसायों को थोक में बेची और व्यापार की जाने वाली वस्तुओं की कीमतों में परिवर्तन को मापता है। अखिल भारतीय थोक मूल्य सूचकांक का जो पहले आधार वर्ष था वो 2004-5 था। ओके, और जिसे 2017 में संशोधित करके इसे 2011-12 कर दिया गया है। ओके, तो इस प्रकार इसमें बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा फसल खरीफ की फसल नहीं है? ऑप्शन ए धान, ऑप्शन बी है ज्वार, ऑप्शन सी है रागी, और ऑप्शन डी है जई। जो जई है वो खरीफ फसल नहीं है बल्कि ये रबी फसल है। तो इसमें डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, WTO द्वारा उत्पादन को विकृत करने वाली कृषि सब्सिडी को क्या नाम दिया गया है? ऑप्शन ए अंबर बॉक्स, ऑप्शन बी ब्लू बॉक्स, ऑप्शन सी ग्रीन बॉक्स, और ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। WTO द्वारा उत्पादन को विकृत करने वाली कृषि सब्सिडी को अंबर बॉक्स नाम दिया गया है। तो इस प्रकार इसमें ए इज द राइट आंसर हो जाएगा इसमें। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा घाटे के वित्त पोषण का साधन है? पहला है बाह्य सहायता, दूसरा है आंतरिक ऋण, तीसरा है मुद्रा छपाई, और चौथा है बाह्य उधार। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुने। ऑप्शन ए केवल एक, ऑप्शन बी है एक और दो दोनों, ऑप्शन सी एक और तीन, और ऑप्शन डी है एक दो और तीन। घाटे के वित्त पोषण का जो साधन है वो बाह्य सहायता, आंतरिक ऋण और मुद्रा छपाई, ये तीनों घाटे के वित्त पोषण का साधन है। ओके, तो इस प्रकार इसमें डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, बाह्य उधार जो है वो घाटे के वित्त पोषण का साधन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, CRISIL, ICRA और CARE है। ऑप्शन है क्रेडिट रेटिंग एजेंसियां, ऑप्शन बी विभिन्न राष्ट्र के केंद्रीय बैंकर, ऑप्शन सी है भारत की ऑडिटिंग कंपनियां, और ऑप्शन डी है भारत के वैज्ञानिक संस्थान। CRISIL और ICRA और CARE ये जो है वो क्रेडिट रेटिंग एजेंसियां हैं। तो इस प्रकार इसमें ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी अर्थव्यवस्था के चालू अथवा पूंजीगत खाते के निवल मूल्य को कहा जाता है? ऑप्शन ए निवल खातों का लेन देन, ऑप्शन बी आदायी संतुलन, ऑप्शन सी है कुल बाह्य लेन देन, और ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। एक वर्ष में बाह्य देशों के साथ किसी अर्थव्यवस्था के कुल लेन देन के परिणाम को अर्थव्यवस्था के आदायी संतुलन के रूप में जाना जाता है। यह किसी अर्थव्यवस्था के चालू और पूंजीगत खाते का निवल मूल्य है। यह अर्थव्यवस्था के लिए अनुकूल या प्रतिकूल हो सकता है। तो इस प्रकार इसमें बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, चालू और पूंजीगत खाते के निवल मूल्य को आदायी संतुलन कहा जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन का, नकदी प्रबंधन बिल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला कथन है ये अस्थायी नकदी प्रवाह विसंगतियों को पूरा करने के लिए जारी किया गया दीर्घकालिक साधन है, और दूसरा कथन है ये 91 दिनों से कम की परिपक्वता अवधि के लिए जारी किए जाते हैं। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुने।
ऑप्शन ए केवल एक, ऑप्शन बी केवल दो, ऑप्शन सी एक और दो दोनों, और ऑप्शन डी ना तो एक और ना ही दो। नकदी प्रबंधन बिल। नकदी प्रबंधन बिल सरकार के अस्थायी नकदी प्रबंधन विसंगतियों को पूरा करने के लिए जारी किए गए अल्पकालिक साधन है। तो इसका जो कथन एक है वो गलत हो जाएगा। ओके, ये दीर्घकालिक साधन नहीं बल्कि अल्पकालिक साधन है। ओके, ये 91 दिन से कम की परिपक्वता अवधि के लिए जारी किए गए गैर मानक और रियायती साधन है। तो इस प्रकार जो कथन दो है वो सही हो जाएगा। ओके, तो इसमें केवल दो सही है, तो बी इज द राइट आंसर हो जाएगा इसमें। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेसल समझौता संबंधित है। ऑप्शन है बैंकिंग क्षेत्र से, ऑप्शन बी बीमा क्षेत्र से, ऑप्शन सी शेयर बाजार से, और ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। बेसल समझौता जो है वो बैंकिंग पर्यवेक्षण पर बेसल समिति द्वारा जारी किए गए अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग नियम है। तो इस प्रकार इसमें ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। बेसल समझौता जो है वो बैंकिंग क्षेत्र से संबंधित है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा देश लाल सागर से अपनी सीमा साझा नहीं करता। ऑप्शन है इरिट्रिया, ऑप्शन बी है सूडान, ऑप्शन सी है इथोपिया, और ऑप्शन डी है मिस्र। लाल सागर जो है वह अफ्रीका और एशिया के बीच हिंद महासागर का प्रवेश द्वार है। यह विश्व के सबसे खारे जल निकायों में से एक है। ओके, लाल सागर के समवर्ती देश जो हैं वो मिस्र हैं, सऊदी अरब है, यूनान, सूडान, इरिट्रिया और जिबूती। ये लाल सागर के तट पर स्थित देश हैं। तो इसमें सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। इथोपिया जो है वो लाल सागर से अपनी सीमा साझा नहीं करता। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के उत्तरी मैदानों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। पहला कथन है सिंधु गंगा क्षेत्र की जलवायु उष्णकटिबंधीय है। दूसरा कथन है तराई हिमालय के गिरपाद में मोटे बजरी और कंकड़ से युक्त एक संकीर्ण क्षेत्र है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुने। ऑप्शन है एक और दो दोनों, ऑप्शन बी है केवल दो, ऑप्शन सी है ना तो एक और ना ही दो, और ऑप्शन डी है केवल एक। सिंधु गंगा क्षेत्र में गर्म ग्रीष्म काल और ठंडे शीतकाल के साथ उष्णकटिबंधीय जलवायु होता है। तो इस प्रकार इसमें जो कथन एक है वो सही है। ओके, भाभर जो है वो हिमालय के गिरपाद में मोटी बजरी और कंकड़ से युक्त एक संकीर्ण क्षेत्र है, ना कि तराई से। तो इस प्रकार जो कथन दो है वो गलत हो जाएगा। ओके, तो इसमें केवल एक सही है, तो डी इज द राइट आंसर हो जाएगा इसमें। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। नदी घाटी परियोजनाएं नदियां। ऑप्शन ए भाखड़ा नांगलबाद सतलुज नदी, ऑप्शन बी है मांडी परियोजना ब्यास नदी, ऑप्शन सी है नागा अर्जुन परियोजना मांजरा मंजरा नदी, और ऑप्शन डी है फरक्का परियोजना गंगा नदी। भाखड़ा नांगल परियोजना जो है वो सतलुज नदी पर स्थित है। तो इस प्रकार जो ए है वो सही सुमेलित है। मंडी परियोजना जो है वो व्यास नदी पर स्थित है, तो बी भी सही हो जाएगा। ओके, नागा अर्जुन परियोजना जो है वो कृष्णा नदी पर स्थित है, न कि मंजरा नदी पर। तो जो सी है वो गलत हो जाएगा, ये सही सुमेलित नहीं है, तो इसमें सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, ये कृष्णा नदी पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खादी और ग्रामोद्योग आयोग निम्नलिखित में से किस केंद्रीय मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है। ऑप्शन है वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, ऑप्शन ए वस्त्र मंत्रालय, ऑप्शन सी कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, और ऑप्शन डी है सूक्ष्म लघु और मध्य उद्यम मंत्रालय। खादी और ग्रामोद्योग आयोग जो है वो केंद्रीय सूक्ष्म लघु और मध्य उद्यम मंत्रालय के तहत कार्य करता है। तो इस प्रकार इसमें डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय खाद्य तेल तेल पाम मिशन शुरू किया गया। ऑप्शन है 2020 में, ऑप्शन बी है 2021 में, ऑप्शन सी है 2022 में, और ऑप्शन डी है 2019 में। राष्ट्रीय खाद्य तेल तेल पाम मिशन जो है वो वर्ष 2021 में शुरू किया गया है। तो इसमें बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, आज के लिए इतना ही। अगले नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इस टेस्ट सीरीज से नेक्स्ट 50 क्वेश्चन लेके आएंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, और इसी प्रकार की वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और इस वीडियो के पीडीएफ के लिए डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, और टेलीग्राम चैनल जाके ज्वाइन कर लें। ओके, थैंक यू सो मच।